Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Zanab. I hope you are fine. My name is Jazeb and I welcome you at this orientation of FAR1. मेरा जो नियर पीयर के ऊपर जो कोर्स पढ़ा हुआ है इस कोर्स के हवाले से ओरिएंटेशन में हम बहुत सारी बातें इस कोर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा और या आप डिसाइड कर रहे होंगे कि कोर्स लेना है। तो इस हवाले से इस कोर्स में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, इस कोर्स में क्या आ चुका है और क्या क्या इसमें मज़ीद आएगा, इसके हवाले से हम ये ओरिएंटेशन करेंगे। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इस वक्त आपके जहन में आ रही हैं। एक हल्का फुल्का सा मेरा इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई आर्टिकल्स, उससे बल्कि उससे पहले भी मैं सीए के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड था और वहाँ पे मैं डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट रोल्स में सर्विस देता रहा हूँ और अभी तक भी सर्विस दे रहा हूँ। तो मेरा पूरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एजुकेशन के इर्द गिर्द है और मैंने सीए की ही एजुकेशन को डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट लेवल्स पे सर्व किया हुआ है। तो हम ये बात करते हैं कि FAR1 का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस ग्रिड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर आप आई कैप का इशू किया गया सिलेबस ग्रिड देखें तो आपको इस सिलेबस ग्रिड के 3 पार्ट्स नज़र आएंगे और तीनों पार्ट्स में जो वेटेज है वो तकरीबन तकरीबन इक्वली डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो पार्ट बी है ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। यानी कि इस एरिया के अंदर 20 से 30% की वेटेज जो है वो आई कैप ने अप्रूव की है, अलाउ की है। लेकिन अगर आप इनके चैप्टर वाइज एलोकेशन और इस चीज़ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये अगर एरिया छोटा है तो इसमें चैप्टर्स भी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया नंबर 1 जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रिलेट कर रहा है ऐसे एरियाज ऐसे चैप्टर टॉपिक्स के मुतालिक जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में यानी कि उसकी फाइनलाइजेशन में आता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 5 चीज़ें होती हैं जिनमें से 2 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पढ़ ली है PRC 4 लेवल पे। उसके अलावा 2 और स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो कि इस एरिया में आपको नजर आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ एरर्स कर लेते हैं आप, तो उनको ठीक करना होता है एंड पे। और इसी तरीके से एरर्स के हवाले से एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, कि पिछले सालों के एरर्स वगैरह कुछ हों या अगर आपने कोई एस्टीमेट चेंज करने हैं तो उसके ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनलाइजेशन के मतलब ये 4 चैप्टर्स हैं, 6, 7, 9 और 11। और एक और ख़ास किस्म की कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये खैर कंपनीज तो नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस कहना चाहिए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रफाही इदारे होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनानी होती है तो उनके लिए क्या करना होता है। तो ये एरिया, इसमें आप देखेंगे आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में ये 35 से 45% का आपका जो टॉपिक है, जो एरिया, वो कवर होता है। दूसरे एरिया की तरफ चलते हैं जी, विच इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो जिसे कहते हैं ना अकाउंटिंग कोशेंट, जैसे IQ होता है ना इंटेलिजेंट कोशेंट, तो मैं इसको कहता होता हूँ कि अकाउंटिंग की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अकाउंटिंग की थिंकिंग, माइंडसेट डेवलप करने के लिए ये एरिया आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जिसमें आप देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ख़ास तौर पे ऐसी इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हो, जैसे कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बनता चला जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए, यानी कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आपके सामने अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो आपको पता हो कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। फिर एक और बड़ी मज़े की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है IS33 अर्निंग्स पर शेयर। मेरे ख्याल से ये जो IS33 अर्निंग पर शेयर है ना, ये ग्रेड A का चैप्टर बनता है, लेकिन आई कैप ने इसका ग्रिड रेफरेंस जो दिया हुआ है B3 दिया हुआ है, यानी कि ये ग्रिड B का पार्ट है। असल में IS33 अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर IS30 अर्निंग पर शेयर की एक फिगर रिप्रेजेंट करनी होती है। तो इस हिसाब से ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में आना चाहिए, लेकिन मैं ये एरो मिटा देता हूँ क्योंकि आई कैप की जो बात है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई कैप ने इसको कहाँ पे प्लान किया हुआ है? आई कैप ने इसको प्लान किया हुआ है ग्रिड B के अंदर। तो ये इसमें 3 चैप्टर्स हैं। फिर तीसरा जो है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये एरिया जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है।
डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बिजनेस के अंदर, और वो ट्रांजैक्शंस नॉर्मली आपके नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रही होती हैं। तो उन सारे स्टैंडर्ड्स को जो कि आपके फिक्स एसेट से रिलेट कर रहे होते हैं, जो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन जिन एसेट्स की चार्ज करना पड़ी है, तो वो आपके इस एरिया में आते हैं। चैप्टर नंबर 3, 1, 2, 4 एंड 5, इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। IAS 16 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स है, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट है, IAS 36 एम्पेयरमेंट लॉस है, एंड IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये कुछ 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने इस एरिया में पढ़ने हैं। और इसी तरह से C1, C2, C3, C5, C4 इस तरह के डिफरेंट आपको जो है ना वो यहीं इसी के अंदर जो है वो नज़र आएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आपके फिक्स एसेट हैं उससे रिलेटेड और भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, एक दो और स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IFRS 5 है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। और इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजॉरिटी यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको फिक्स एसेट के मुतालिक सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये एक सिलेबस का ओवरऑल व्यू है, अंडरस्टैंडिंग है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनर इसको चेक कैसे कर रहा है। इस वक्त आपके पास काफ़ी सारी पिछली 20-22 अटैम्प्ट्स का पास पेपर एनालिसिस मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑटम 21 से पुराने वाला पास पेपर का एनालिसिस जो है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त इस सिलेबस के अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल होती थी जो कि अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अब हमारे पास जो रेलेवेंट पास पेपर एनालिसिस है वो है रीसेंट 3 अटैम्प्ट्स का पास पेपर एनालिसिस हमारे पास जो मौजूद है। हम इस पास पेपर एनालिसिस से देखेंगे कि सिलेबस में एग्जामिनर ने कैसे सवाल पूछे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो 13 चैप्टर्स हैं जनाब आपकी बुक के, ये 13 के 13 चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। आप बिल्कुल लेटेस्ट अटैम्प्ट स्प्रिंग 23 देख लें, उससे पीछे वाली ऑटम 22 देख लें, या उससे पीछे वाली स्प्रिंग 22 देख लें, एग्जामिनर ने हर एरिया से सवाल पूछा है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एग्जामिनर ने कोई भी एरिया छोड़ा नहीं है। देखिए कहीं पे भी आपको ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा। कुछ सवाल ऐसे थे जो कि उन्होंने किसी और सवाल के साथ मर्ज करके उसकी कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग पूछ लिए। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे पास 13 चैप्टर्स में चीज़ें ऑलरेडी इतनी हैं कि एग्जामिनर हर एरिया में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है, ज़रूर टच करता है पूरे के पूरे सिलेबस को। आईकैप के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी एक सेशन के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि हम पेपर के अंदर 80% ऑफ द टॉपिक्स तो लाजमी तौर पे टच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स हैं तो 8 में से तो पेपर बन जाता है। यानी कि अगर आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है तो आपको नुकसान होगा, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि FAR 1 का सिलेबस ऑलरेडी बहुत छोटा है। ठीक है, इसमें टॉपिक्स कम हैं, इसकी वजह से एग्जामिनर हर एरिया में से सवाल पूछता है। जैसे आपके सामने इस एनालिसिस से आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। किस तरह से एग्जामिनर ने सवाल पूछा। क्वेश्चन पेपर में 9 सवाल आते होते हैं, 9 क्वेश्चंस आते हैं और 9 के 9 सवाल आपने करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 6 सवाल होते हैं और सेक्शन बी के अंदर 3 सवाल होते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो 6 सवाल होते हैं उनके टोटल 50 मार्क्स होते हैं, और सेक्शन बी के अंदर जो 3 सवाल होते हैं इन तीनों के मिला के 50 नंबर होते हैं। यानी कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इस तरह से होते हैं। जबकि सेक्शन बी के अंदर जो 3 सवाल हैं, कोई 15 नंबर का, कोई 18 नंबर का, कोई 22 नंबर का, या इस तरह से होंगे ताकि उनका टोटल 50 हो जाए। तो बड़े सवाल सेक्शन बी में आते हैं, छोटे सवाल सेक्शन ए में आते हैं। रिटन पेपर होता है, आपने एग्जाम हॉल में जाके बैठ के आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने क्वेश्चन पेपर को देख के वो अपने पेपर को सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन पेपर सबमिट करके आना है। ठीक है, उनको देना है, सॉरी क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ, आंसर शीट आपने उनको देकर आनी है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना होता, वो आंसर क्वेश्चन पेपर आपका अपना होता है, आपने जेब में डाल के घर वापस ले आना होता है, घर ले आना होता है। ठीक है, अच्छा जहाँ तक बात है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन MCQs का भी होता है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि सेक्शन ए का जो आखिरी क्वेश्चन होता है ना वो MCQs का क्वेश्चन होता है। पेपर में 8 या 9 MCQs आते हैं। ठीक है, और वो MCQs जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपकी सारी टेस्टिंग चेक कर रहे होते हैं।
फिर एक बड़ी मज़े की बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि कोई चैप्टर मिस किया किसी अटैम्प्ट में, स्प्रिंग 23 में भी कोई चैप्टर मिस नहीं किया, 22 में भी कोई नहीं किया, और ऑटम स्प्रिंग 22 में भी कोई चैप्टर मिस नहीं किया गया। सारे चैप्टर्स में से, सारी बुक में से सवाल बनाए गए हैं। फिर अगला सवाल आता होता है कि सर थ्योरी आती है, तो ये आपके सामने है कि क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी कितने कितने मार्क्स की पूछी गई है। अगर हम स्प्रिंग 22 का अंदाज़ा लगाएं तो 12 नंबर की थ्योरी आई, ऑटम 22 का अंदाज़ा लगाएं तो 15 नंबर की थ्योरी आई, और स्प्रिंग 23 का अंदाज़ा लगाएं तो 7 नंबर की थ्योरी आई। कुछ एमसीक्यूज़ के अंदर और कुछ का एक अलग से उन्होंने सवाल बनाया कि आप इसका आंसर करेंगे। तो ये आप लोगों के सामने एक ओवरऑल हमारा अटेम्प्ट्स का जो बिल्कुल नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से एग्जामिनर ने जो सवाल पूछे उसका एक पूरा का पूरा स्केच है। तो अब आप लोग जहन में रखें कि आपको पेपर में 9 सवाल आएंगे, 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 में 6 सवाल होंगे, सेक्शन बी में 3 सवाल होंगे। सेक्शन 1 में जो 6 सवाल होंगे उसमें से छठा क्वेश्चन एमसीक्यूज होगा और आपने वो एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और सेक्शन बी में जो 3 सवाल हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं। सारे सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई आपके पास चॉइस नहीं है, आप जो भी सवाल छोड़ेंगे आपके उसके नंबर कटेंगे। अच्छा, स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया? अभी क्योंकि ऑटम 22 और स्प्रिंग 22 का रिजल्ट आ चुका है, तो ये मेरे पास उनके स्टैट्स मौजूद हैं कि ऑटम 22 का रिजल्ट 23% था, सॉरी स्प्रिंग 22 का रिजल्ट 23% था और ऑटम 22 का रिजल्ट 25% था। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हर 4 में से एक बच्चा पास हो रहा है, बाकी 3 फेल हो रहे हैं, जो कि बड़ा अलार्मिंग रिजल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे एकदम से PRC 4 की मस्तियाँ करते हुए, PRC 4 तो इजी पेपर है ना, आराम सुकून से MCQs भरे, चल भाई पेपर पास हो गया। लेकिन जैसे ही वो FAR 1 में आते हैं, FAR 1 उनको लगता है कि वैसा ही है जैसा PRC 4 है, वो अपना वैसे ही अपनी जो अप्रोच है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, उससे उनका पेपर फेल हो जाता है। तो भाई ये अगली स्टेज है। आपको पता है कोई भी आप गेम खेलते हैं तो उस गेम की जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो मुश्किल ही होती है, आसान नहीं होती। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी अप्रोच ठीक करनी है। आपको जो सिलेबस दिया जाए, आपको जो प्लान दिया जाए, आपको जो टेस्ट सेशंस दिए जाएँ, आपने उनको फ़ायदा हासिल करना है, फिर ही आपका ये पेपर पास हो सकेगा। अदरवाइज़ ये बड़ा अलार्मिंग, बड़ा गंदा रिजल्ट है। ठीक है जी। और इसलिए आपको इसमें मेहनत जो है वो अपनी करनी होगी, क्योंकि नॉर्मली बच्चे इस सब्जेक्ट में अपने PRC 4 के एटीट्यूड को कंटिन्यू करने की वजह से फेल हो जाते हैं। हम लोग इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे ये आप डिस्कस करते हैं। एक वीकली लाइव सेशन होगा जी आपका। उस लाइव सेशन में मैं और आप, हम लोग इसी तरीके से लाइव आएंगे। हम लोग लाइव सेशन में बैठेंगे और एक दूसरे के आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर्स होंगे। हर वीक के अंदर थर्सडे वाले दिन शाम 8 से 9 बजे तक हम लोग लाइव सेशन करेंगे। आप लोग अपने घरों में बैठ के, मैं अपने घर में बैठ के, आने जाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। लाइव सेशन में आप अपने मोबाइल से लॉगिन होंगे, ये वो टाइम है जिसमें आप इजीली अवेलेबल होंगे, मैं भी इजीली अवेलेबल हूँगा। तो हम लोग बहुत आराम से आपस में एक चिट चैट लाइव डिस्कशन कर लेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बच्चों को लाजमी तौर पे लाइव सेशंस में आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को समझ आती है कि इस वक्त मार्केट में, इस वक्त उनके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं वो किस लेवल पे पहुंच गए और वो किधर है। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन ऐसी होती हैं जो लाइव सेशन में ही डिस्कस होती हैं। तो हर वीक में एक लाइव सेशन होगा जब तक कि आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो ये टोटल 20 लाइव सेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ करूँगा, और हर थर्सडे को एक लाइव सेशन हुआ करेगा। टेस्ट सेशन के स्केड्यूल की बात करते हैं। इस वक्त आप लोगों के सामने टेस्ट सेशन का स्केड्यूल है। जिस दिन आपका जो टेस्ट होगा वो आपको एक पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। उस पोर्टल में आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया है। आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, आपके पास अपना रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर के ऊपर आप उस क्वेश्चन पेपर के तमाम सवालों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को उनकी तस्वीरें PDF में कन्वर्ट करके आप हमें भेज देंगे, और हमारी टीम आपका वो टेस्ट जो है वो चेक करके आपको वापस कर देगी। आप जहाँ पे भी हैं, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन सिस्टम जो है वो हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है। तो आपके पास ये डेट्स हैं, इन डेट्स के ऊपर आप लोगों के टेस्ट होंगे और इसी सिलेबस के टेस्ट होंगे। अब ये जो सिलेबस है ये आप लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत माइलस्टोन है, बड़ा खूबसूरत प्लान है, बड़ा खूबसूरत स्केड्यूल है कि आपने ये जहन में रखें कि यार 14 अप्रैल को मेरा IAS 16 की बेसिक्स का टेस्ट है, तो मैंने उससे पहले पहले अपना IAS 16 कंप्लीट करना है। फिर क्योंकि रमज़ान चल रहा है, ईद आ जाएगी, तो ईद के बाद आप लोगों का अगला टेस्ट IAS 16 का रखा हुआ है जो कि कंप्लीट होगा। कंप्लीट IAS 16 का आप लोगों का टेस्ट है, उससे भी आप लोगों को जो है ना पता चलेगा कि यार मेरी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुँची है, मेरी स्टडी कहाँ तक पहुँची है।
मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों को ये चाहिए कि आप अपने टेस्ट में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करें, चाहे आपकी तैयारी ज़ीरो ही क्यों ना हो। आपकी जितनी भी तैयारी है आपने टेस्ट में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कहाँ खड़े हैं, और अब आपको कहाँ कितनी मेहनत करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। हर सब्जेक्ट के टेस्ट सेशन इसी तरीके से प्लान है। फ़र्ज़ करें कि आप कोई और सब्जेक्ट किसी और जगह से पढ़ रहे हैं और आप उसके टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ टेस्ट सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जब मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेस्ट सेशन को मैं पर्सनली व्यू कर रहा होता हूँ, रिव्यू कर रहा होता हूँ। चेक तो कोई और बंदा कर रहा होता है, लेकिन वो मेरे साथ क्लोज लाइजनिंग में होता है, जिससे मुझे ये पता चलता रहता है कि वो कैसे सवाल दे रहा है, बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और फिर मैं क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता रहता हूँ, बच्चों से पूछता रहता हूँ हाँ भाई समझ आई है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर लाइव सेशंस भी होते हैं हमारे, तो लाइव सेशंस में भी मैं रिजल्ट शेयर कर रहा होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि यार ये बच्चे इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको क्या प्रॉब्लम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को चाहिए वो है जनाब आपका सिलेबस कवरेज प्लान, कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर एक दिन में कितनी वीडियोस देखनी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने अपने हिसाब से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपने एक वीक में कितना पढ़ना है। ठीक है, आपका वीक स्टार्ट फ़र्ज़ करें कि ये वीक है आपका 3 से लेकर 9 अप्रैल तक। तो इस वीक में आपने IAS 16 के सब मॉड्यूल 1, 2 और 3 कवर कर लेने हैं। ठीक है, आप एक दिन में 4 लेक्चर्स पढ़ें, एक दिन में 10 लेक्चर्स पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने लेक्चर्स जो हैं वो देखने नहीं होते हैं, लेक्चर होते हैं, मूवी नहीं होती है। मूवी में चलें आप जैसे उसको देख लें, आप बैठ के 4 मूवीज़ इकट्ठी देख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लेक्चर्स के अंदर आप एक लेक्चर देखें, जहाँ पे वो लेक्चर ख़त्म हो गया है वहाँ पे आप ब्रेक लगाएं, उस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो करें, उस लेक्चर के अंदर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनके नोट्स बनाएं, और फिर अगली वीडियो की तरफ चलें। ऐसा नहीं होता कि मेरा हर लेक्चर जो है वो 1-1 घंटे का है, कुछ लेक्चर छोटे छोटे भी होते हैं, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, क्योंकि वो स्पेसिफिकली ऑनलाइन के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो हम लोगों ने फिजिकली कोई क्लास रिकॉर्ड की और उसके बाद हमने उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया। तो वो छोटे छोटे चंक्स बनाए गए हैं, किसी में टीचर नज़र आ रहा है, किसी में नहीं नज़र आ रहा। मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये जनाब आपका सिलेबस कवरेज प्लान है। अगर आप इस सिलेबस कवरेज प्लान को फॉलो कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पहला क्या फ़ायदा होगा? पहला आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपका मिड टर्म होना है ना, आपको 2 वीक ही बीच में ब्रेक मिलेगी। आपने इस इससे पहले जो टॉपिक्स हो चुके हुए हैं ना, आपने उनकी प्रैक्टिस रिवीजन करनी है। ठीक है, उससे आप मिड टर्म में अपीयर होंगे। मिड टर्म में अपीयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। सिमिलरली अगस्त का पूरा महीना आपके पास आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, लास्ट मंथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो जब आप इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, और ये स्केड्यूल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें, अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर दें, आप 6 डेज ए वीक पढ़ें, संडे को छुट्टी करें, तो आपका जो सिलेबस है बहुत इजीली कवर हो सकता है। सारी प्रैक्टिस, हर चीज़ बहुत इजीली हो सकती है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आपने 1 घंटा पर सब्जेक्ट डेली सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपका पेपर कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जितना ईजी लग रहा है ये आपको फार्मूला, ये उतना ही ज़्यादा लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सीए को तो पास करने के लिए बंदे को जो है वो बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे, अगर आप डेली बेसिस पे अपना काम डेली बेसिस पे करेंगे, तो आपका पेपर बहुत इजीली पास हो सकता है। ठीक है, आपने सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। आपने रेगुलरली अपना जो काम है डेली बेसिस पे पढ़ना। आपको पता है यार ये 1 घंटा मैंने पढ़ना है, तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपने कहीं और ज़ाया नहीं करना। तो ये जो चीज़ है, ये जो स्केड्यूल है, ये आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन है, आपने इसको जहन में रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं, और भी इसको रेलिवेंट जगहों पे मैं रख दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आप सिलेबस कवरेज के हवाले से कहाँ से। तो जो बच्चे प्री रिजल्ट में ज्वाइन जिन्होंने किया है, ये उनके लिए सिलेबस कवरेज प्लान है। आप लोगों को चाहिए कि आप इस सिलेबस कवरेज प्लान को फॉलो करें। ठीक है, और ये सिलेबस कवरेज प्लान को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप टेस्ट भी दे सकेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का टेस्ट है उससे पहले वो आप कवर कर चुके होंगे। तो अगर आपने ये सिलेबस कवरेज प्लान फॉलो ना किया तो फिर आपका पेपर फिर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू फेल। कौन सा स्टडी मटेरियल आपने यूज़ करना है जी? स्टडी मटेरियल आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है, जो अभी लेटेस्ट आई कैप ने ऑफर की है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास हो तो काफ़ी है, हार्ड कॉपी इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आजकल वैसे बड़ा महंगा हो गया है।
तो ये आप हार्ड कॉपी अगर प्रिंट कराएंगे तो मेरा ख्याल है आपको 2,500 से 3,000 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये है कि आप स्टडी मटेरियल में आई कैप की टेक्स्ट बुक सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होना चाहिए। क्लास के हैंड आउट्स हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी में मैंने शेयर किया है, तकरीबन 200-250 के करीब पेजेस हैं और उसके अंदर नोट्स हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास आई कैप के पास पेपर्स होने चाहिए। आई कैप के पास पेपर्स से आपने प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट जगहों पे पास पेपर जो है उनका जिक्र होता रहता है, तो पास पेपर जब आपके पास होंगे तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज़ होगी जनाब, वो है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, IAS जिनको कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, ये आपके कुछ बहुत सारी किताबें होती हैं जो किताबों में रूल्स लिखे हुए हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, ये बहुत सारी किताबें होती हैं जिनमें अकाउंटिंग के रूल्स लिखे होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं और इसमें टेक्स्ट होता है, इसमें रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस मटेरियल और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई कैप ने अलाउ किया है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आप अपने साथ एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन स्टैंडर्ड्स को खोलेंगे, उसके अंदर से आप जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करके आप अपना रिसर्च करेंगे और आप अपने पेपर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब है कि ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम यू कैन कैरी सम बुक्स, आप कुछ बुक्स साथ लेकर जा सकते हैं और ड्यूरिंग योर पेपर आप उन बुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो बुक्स कौन सी होंगी, वो बुक्स बहुत ही स्पेसिफिकली आई कैप ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपने आई कैप से परचेज करने हैं। आप बाहर से कहीं से परचेज किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लेकर जा सकते, कोई और बुक भी नहीं लेकर जा सकते। तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने आई कैप से परचेज किए हैं वो आई कैप की वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ से जाएँ, जाके वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करें, आई कैप आपको वो किताबें डिलीवर कर देगा। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने परचेज़ कर लेने हैं, अभी परचेज़ कर लेने हैं, ताकि आपको जैसे जैसे मैं उसमें पढ़ाता जाऊँ आपको वो समझ आती जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। जहाँ तक लेक्चर्स का ताल्लुक है, तो लेक्चर्स में सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एक टॉपिक को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर उसके बाद आखिरी स्टेप में उसकी स्टैंडर्ड से स्टडी करनी है। ठीक है, तो चीज़ को पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। जो स्टैंडर्ड्स की स्टडी करना होता है ना जी, यानी कि स्टैंडर्ड को रीड आउट करना और उसको हाईलाइट करना ताकि एग्जाम में वो आपके काम आए, वो हम लाइव सेशंस में करेंगे। यानी कि मैं आपको बता दूंगा कि आज के लाइव सेशन में हम IAS 16 का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे या आज के लाइव सेशन में हम फ़िलहाल काम करेंगे, तो हम उसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर वो आप अभी से ले लेंगे यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन, तो फिर उसका कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ लास्ट मंथ में स्टैंडर्ड्स लेकर उसको एग्ज़ाम में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर ही आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट ओपन बुक एग्जाम और ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस स्केड्यूल को फॉलो करना है और इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आपने सिलेबस को कवर करना है। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने पोस्ट करने हैं, मैं उनको विद इन ड्यू टाइम जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं, उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने टेस्ट सेशन में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करना है, लाइव सेशन में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करना है और इस सिलेबस को फॉलो करना है। ये सिलेबस कवरेज प्लान को फॉलो करना है। ये जो प्लान है ये अभी तक बहुत इजी प्लान है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा रातें जागने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल 1 से 1.5 घंटा पर डे आपने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अब इसमें वो वीडियो लेक्चर्स को देखने का टाइम शामिल नहीं है, यानी कि आपने वीडियो लेक्चर्स देखें उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटा खुद पढ़ना है, तो डैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ वेरी मच सफिशेंट टू गेट यू पास इन योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपको इस ओरिएंटेशन के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। जो मज़ीद आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आप मुझसे कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। 474865 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल शायद रिसीव ना कर सकूं, लेकिन आपके मैसेज का मैं जैसे ही उसे देखूंगा उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।